नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों भारत इनोवेशन की होती हुई दुनिया में पीछे रह रहा है और क्यों अभी तक हम इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पर देशों के पास कॉम्पिटिटिव ब्रांड हैं और एक ब्रांड ऐसे हैं जो कि उनके नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एप्पल या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हो, या फिर बेंज, मर्सिडीज़, इससे फ़ौरन आगे दिमाग में जर्मनी की इमेज बनती है, या फिर किया, एलजी, कोरिया, साउथ कोरिया, और टोयोटा, निसान, हिताची जापान, या फरारी, लोम्बार्गिनी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैंडरॉन, ये सब इटली की आपको फ़ौरन याद दिलाते हैं। तो इस तरीके के ऐसे ब्रांड जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो, ये बनाने में हम कहाँ नाकाम रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और कैसे हम क्या करें, और यही से सुधार की कुछ चीज़ें निकलेंगी जिनके बारे में आज हम समझेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत आयरनी है कि जब सीवी रमन को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था, उसको सोचिए आपकी कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि वो ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज़। बट उसके बाद से कोई भी इंडियन साइंटिस्ट ने, मतलब कि बाहर जाकर के रिसर्च करी है उन्होंने जीता, या भारतीय मूल के साइंटिस्ट उन्होंने जीता, पर हम साइंस की फील्ड में दूसरा नोबेल प्राइज़ जीतने के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। और जैसे जैसे अगर आप देखें तो अगर साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट में, तो हम वर्ल्ड से पिछड़ते चले गए, और आज हमारे पास वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट अगर आप कहें जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया से हों, ऐसे बहुत ही गिने चुने से हैं। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ी, उस हिसाब से हमारे पास साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं हो पाया, और साइंटिफिकली और ब्रांड बनाने में और R&D में हम क्यों पिछड़ते चले गए, और आज क्यों हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में आज एक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शुरुआत हम करना चाहेंगे सबसे पहले तो कि हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल है नहीं। इसका मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेना चाहूँगा कि इस देश का जो सबसे प्यारा और सबसे ज़्यादा लोगों का पसंदीदा खेल है, उसका नाम है क्रिकेट। और इस बारे को कहने में कोई शर्म नहीं है, और क्रिकेट के दीवाने भी आपको महसूस करेंगे कि इसके लिए सार्क प्लस केवल 5 कंट्री इसको सीरियसली लेते हैं, बल्कि सीरियसली तो वो 5 कंट्री लेते ही नहीं है, ये सार्क कंट्री हैं जो ही इसके पीछे पागल रहते हैं और सीरियसली लेते हैं। अदरवाइज़ जो बचे हुए 5 कंट्री हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये केवल इसके खेल की तरह लेते हैं। और अगर आप ओलंपिक में देखेंगे तो वो लोग कहाँ कहाँ कम्पीट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इवन थोड़ा सा जरूर नीचे आता है, लेकिन ये 3 देश कहाँ ओलंपिक में प्रैक्टिस करते हैं। और वेस्ट इंडीज़ से तो आज क्रिकेट पूरी तरह खत्म ही हो गया, और उनके जो धावक हैं, चाहे वो जमैका के हों, चाहे वो बरमूडा के हों, चाहे सेंट किट्स नेविस के हों, चाहे गयाना के हों, वो आप देखिए तो और खेलों में कितना आगे बढ़ गए, और उस चक्कर में उन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल तिलांजलि दे दी। तो हमारा ये जो क्रिकेट के प्रति जो फैसिनेशन है, और जो हमारा जो पागलपन है इस गेम के प्रति, वो एक हमारा बैरोमीटर है। और वो बैरोमीटर हमारा ये दिखाता है कि हम अपने ही कुएं की मेढक बन करके रह गए हैं, और उस कुएं में ही हमने सेटिस्फाइड है। तो अगर हमारे कोई ब्रांड है जो कि भारत में अच्छा बिजनेस कर ले रहे हैं, और हमारा भारत में ही अपना एक टर्नओवर आ जा रहा है, और हम भारत में ही बेच लेते हैं अपनी गली मोहल्ले, नुक्कड़ दुकान, घर, या फिर शहर, या फिर मोहल्ला, या फिर अपना शहर में, या फिर अपने प्रदेश में, या फिर अपने देश में, और हमारा एक टर्नओवर निकल कर आ जा रहा हो, तो हमें ऐसा कुछ भी ब्रांड नहीं बनाना है, हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनानी जिसको हम वर्ल्ड पे लेकर जा सकें और अपनी धाक जमा सकें। फिर से इस्तेमाल करूँगा, वर्ल्ड पर ले जाएं और धाक जमाएं। जैसे कि हमारे पास हॉकी का खेल था, तो वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता था और हमारी धाक जमती थी, या फुटबॉल था जिसमें कि हम एशियन चैंपियन थे, और वी वर कॉल्ड एज द ब्राज़ील ऑफ एशिया, जिसमें हम वर्ल्ड कप 1950 में क्वालिफाई भी कर गए थे और रह गए थे, और एशिया में हमसे बढ़िया फुटबॉल की टीम कोई नहीं थी आज़ादी के समय पर। तो हमारा एक अप्रोच थी जो कि हम ग्लोबल हम दिखाना चाहते थे कि हम क्या हैं। इसीलिए दोस्तों ओलंपिक के मेडल की वैल्यू होती है, क्योंकि ग्लोबली उसका एक मैसेज जाता है कि इस देश का ये टीम, जैसे कि वो ग्लोबली जो कम्पीट करती है और जीतती है, जैसे कि टेबल टेनिस में चाइना, तो ये ग्लोबल अप्रोच दिखाता है, और ये अप्रोच नीचे नीचे पर्कुलेट होती जाती है धीरे धीरे करके, कि हर आदमी को लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट एक पड़े। जैसे कि सॉकर वर्ल्ड कप इस समय हमारे चल रहा है, तो सॉकर वर्ल्ड कप मतलब कि जो फुटबॉल है वो इतनी ज़्यादा खेली जाती है कि उसको अगर आप कप को उठाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट जाता है इसका, क्योंकि इतना खेले जाने वाला वो खेल है। तो हमें उस जगह पर कम्पीट करना, उस जगह पर हिट करना है जिसके पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि उसी से रिलेटेड हुआ जैसे AI। अब AI जो है वो उसका पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, रोबोटिक्स पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट करने वाला है। तो हमें उन चीज़ों पर कम्पीट करना था, और हमें उन चीज़ों पर अपने आपको ले जाना था जहाँ से हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़े। और हमारा एक क्रिकेट एक बैरोमीटर है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्लोबल अप्रोच कितनी है, हम उन खेलों पर कितना कम्पीट करते हैं, उन खेलों पर कितना ध्यान देते हैं जो ग्लोबल इम्पैक्ट हमारा डालते हैं। तो सैडली मुझे कहने में इसमें कोई शर्म नहीं है कि इस देश का, चाहे आप दूसरे खेलों में 8,888 मेडल ले आइए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ लीजिए, आप कितनी ओलंपिक मेडल ले आइए, शायद हमारे बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पिछले पेरिस ओलंपिक हमारे मेडल कितने आए। तो इस तरीके की अप्रोच लेकर के अगर समाज कोई चलेगा, तो क्या वो ग्लोबली कम्पीट करेगा, और क्या वो ऐसा एक माइंडसेट तैयार करेगा अपने समाज का कि कुछ ऐसा करेंगे जो ग्लोबल इम्पैक्ट डालता हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमें कुछ भी ऐसा करने के लिए पहले माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, जिसको भी मैंने बैरोमीटर क्रिकेट से आपको समझाया कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने पड़ेंगे, और बहुत सारी अपनी अप्रोच लानी पड़ेगी जो हमें ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाए। दूसरी आती है दोस्तों हमारे पास बात
कि आपको अगर देखें तो हमारे पास ज्ञान की जितनी भी जगह होती है वो हमारे पास खाली पड़ी हैं। अब आपको एग्जांपल से थोड़ा और बैरोमीटर के तरीके समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास साइंटिफिक लैब्स जो हमारे पास हैं, या अपने कह लीजिए प्लानिटोरियम, या फिर कह लीजिए म्यूजियम्स, या फिर कह लीजिए आपके स्टेडियम्स जहाँ पर लोग जाते हों, साहित्य सभाएँ, किताबों की बिक्री, जिनसे हमारा मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता हो। या फिर टूरिस्ट स्पॉट पर अगर आप जाएँ तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाए के देखिए इंडियंस वो कितने गाइडों को लेकर के घूमते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं उस जगह से जाने से पहले, किसी शहर में जाते हैं शहर को एक्सप्लोर कितना करते हैं हिस्टोरिकली, कल्चरली, और कितना जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हमें बैरोमीटर पता चलता है कि हमारी अप्रोच क्या है, मस्तिष्क में हमारी कितनी भूख लगती है। हम लोग खाली पेट के होकर के रह गए हैं, हमारा पेट के आसपास दिमाग घूमता रहता है, या फिर हम केवल रिलीजियस साइट्स पर जाते हैं और अपना दर्शन कर करके आ जाते हैं। इससे आगे हमारे पास अप्रोच नहीं है। तो ये अप्रोच जो होती है ये साइंटिफिक टेम्पर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जितनी भी आपकी मेंटल स्टेटस मैंने आपको जगह बताई, चाहे आर्ट गैलरीज हो, ड्रामा हो, जहाँ से आपको पता चलता है कि आदमी कॉम्पिटिटिव कितना है और कितना देखो अप्रोच कर रहा है वर्ल्ड के लेवल पर जाकर के, और अपने ब्रेन को कितना इस्तेमाल करता है, वहाँ पर हमारा जो है विजन नहीं दिखाई पड़ता। इस बैरोमीटर से भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा एक पिछड़ने का कारण मानसिक रूप से ये भी है। फिर आगे चलते हैं, एक हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो ड्रॉबैक है वो है मार्क्स। बहुत ज़्यादा सरकार ने प्रयास करे हैं कि इसके पीछे से दिमाग हटाया जाए और लोगों को डाला जाए कि मार्क्स पर आए। पर अगर आप देखें तो 99%, 95% अगर ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो इस हिसाब से हमारे साइंटिस्ट क्यों नहीं तैयार हो रहे? अगर हमारे पास 95 मार्क्स लाने वाले इंग्लिश में हैं तो फिर शेक्सपियर हमारे पास पैदा ज़्यादा होने चाहिए थे। अगर हमारे पास 95 नंबर लाने वाले हिस्टोरियंस थे तो हमारे पास वर्ल्ड लेवल के हिस्टोरियंस तैयार होने चाहिए थे। हाँ, अगर हमारे पास कह लीजिए आप इकोनॉमिस्ट इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं तो फिर हमारे एटम स्मिथ कहाँ हैं? अगर हमारे पास 95 नंबर ला रहे हैं और सुपर नंबर लाने वाले हमारे पास मैथमेटिशियंस थे तो फिर हमारे पास आर्यभट्टा आज की तारीख में क्यों नहीं पैदा होते, जो हमारे पास पहले वर्ल्ड में हुआ करते थे? हमारे पास कोपरनिकस क्यों नहीं पैदा होते? दोस्तों, कहने वाली बात ये है कि हमारे पास केवल एक रॉट लर्निंग, रॉट मार्क्स गेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का फोकस केवल कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट करा देना भर का रह गया है, और वहाँ जाने के बाद केवल रॉट नंबर लाओ और वहाँ एंट्री ले लो, और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद सीधे फ़ौरन कटवाओ और चले जाओ। ये जो अप्रोच हमारे यहाँ देश की बन गई है, और इस तरीके से जो सारे का सारा फैकल्टी काम हो रही है। मैं भी पढ़ रहा था कि एम्स के भी डॉक्टर ज़्यादातर देश छोड़ करके भागने के चक्कर में लगे रहते हैं। एम्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट खाली हो रहा है, तो वो गाँव जहाँ से पढ़े लिखे लोग अगर चले जाएंगे तो उस गाँव का क्या होगा? वो गाँव तो फिर और टैलेंट से पीछे होता चला जाएगा। तो इस वजह से भी हमारे पास R&D डेवलप नहीं हो पाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो हम काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, जो कि हमारे पास जितने भी तरीके के अच्छे लोग हैं, जैसे कि हम कहना चाहिए 3 इडियट्स हम देखेंगे, तालियां बजाएंगे कि हमारे पास वैज्ञानिक होने चाहिए, पर हकीकत में हमारे यहाँ वैज्ञानिकों को कोई सम्मान नहीं है। अगर हम साइकिलिंग देखेंगे तो हम जोजिता विषय के अंदर देखकर साइकिलिस्ट के लिए ताली बजा देंगे, पर हकीकत में साइकिलिंग के लिए हमारी नज़रों में कोई सम्मान नहीं है। हम हॉकी की चक दी इंडिया देख लेंगे, लेकिन हॉकी के मैचों को नहीं देखेंगे। हम मैरी कॉम की मूवी देख लेंगे और वो मैरी कॉम की मूवी में ज़्यादा पैसा कमा लेगी, या कोई निस्बत असली मैरी कॉम को हमारे पास उतना सम्मान नहीं मिलेगा। और असली हमारे बॉक्सर जैसे अखिल कुमार हो या विजेंद्र सिंह हो, या आज की तारीख में हमारे अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हों जो हमारे पास तैयार हो रही है, जैसे कि मीनाक्षी हुड्डा हुई और अपना ये निखत जरीन वगैरह हुई, इनके लिए हमारे ताली बजाना हो तो हमारे पास उसके लिए सम्मान की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, ये टैलेंट को जो सम्मान ना देने का हमारे समाज में एक आदत सी पड़ गई है, और एक हमारे लीक का फ़कीर है कि हमारे पास डॉक्टर, बाबू, सरकारी नौकर, कुछ व्यापारी, और चुनिंदा हमारे पास एक ही क्रिकेट खेल और उसके भी केवल बल्लेबाज सेक्शन। इस तरीके से अगर हम टैलेंट का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कैसे टैलेंट्स पैदा होंगे? और टैलेंट अगर हमारे पास पैदा नहीं होंगे तो फिर हमारे पास टैलेंटेड सोसाइटी कैसे बनेगी और टैलेंटेड नेशन कैसे बनेगा? तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर भी आ जाती है कि हम R&D में क्यों पिछड़ जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैज्ञानिक सोच यहीं से ही तैयार होती है कि जब हम डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को जब कॉम्पिटेटिव तरीके से चलाते हैं, तो डिफरेंट फील्ड्स में लोग जब दौड़ते हैं तो डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ रन करते हैं सोसाइटी के अंदर, और एक भावना परकुलेट होती है कि अगर जब तक हम डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, हम क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर नहीं डेवलप करेंगे और क्रिटिकल तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ट्रेडिशनल सोच और ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं चलने वाला। तब हम जाकर के ग्लोबल सोचेंगे, ग्लोबल करेंगे और हमारा कुछ लेवल अपना ऊपर उठेगा। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से चलने जाएंगे और हम पढ़े लिखों का सम्मान, या कहना चाहिए हम कॉम्पिटिटिव या क्रिटिकल तरीके से सोचने वाला सम्मान करना बंद शुरू नहीं करेंगे, तो हमारी सोसाइटी यहीं की यहीं ढक रह जाएगी और कुएं के मेढक बन करके, और आज भी जैसे जा रहे हैं तो जाते चले जाएंगे ना, और बस कुछ भी नया अच्छा होने वाला नहीं है। फिर दोस्तों आते हैं हमारे पास केवल एक कंपटीशन निकालना है, क्रैक करना है, जैसे मैंने आपको बताया इंटर में रह गया है। और हालांकि इसके पीछे प्रयास हो रहे हैं, गवर्नमेंट अब ऐसी स्कीमें ला रही है जहाँ छात्र जिनके पास आइडियाज़ उनको सीट में नहीं दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है। अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करे जाने की आवश्यकता है, जैसे कि इजराइल मॉडल, जहाँ पर सीड मनी दी जाती है बच्चों के लिए और कुछ बिजनेस करने के लिए प्रेरित करा जाता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप उनके डेवलप करी जाती है। और वो एंटरप्रेन्योरशिप में जब कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप रन करते हैं तो उनमें से कोई एक सक्सेसफुल हो जाता है और जाकर के वर्ल्ड को लीड करने की कोशिश वो करता है, और कई बार वर्ल्ड लीडर बन भी जाता है। इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत नहीं समझी जाती है, और बहुत कम लोग इसके फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एक पढ़ते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि रोज़गार लेने के बजाय हमारे यहाँ नौकरी करना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है बनस्पत रोज़गार देने के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हर्डल्स ही बहुत कम करे हैं,
पर व्यापार करना आज की तारीख में भी बहुत मुश्किल है और व्यापार करने के लिए लोग आगे नहीं आते। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे प्रयास करे हैं कि व्यापारों को आसान किया जाए, सब कुछ किया जाए, पर अब इसके लिए और बहुत ज़्यादा किया जाने की आवश्यकता है। स्किल सेट डेवलप करने की आवश्यकता है जिसके बारे में आगे बढ़े। और स्किल सेट डेवलप होगा जब हमारी मानसिकता चेंज होगी और हम स्किल्स को अपने डेवलप करेंगे और उन चीज़ों को उठाएंगे और एक ट्रेडिशनल तरीके से सोचने का बंद करेंगे। फिर दोस्तों एक और चीज़ आती है कि रिलीजन और साइंस का बहुत पुराना दुश्मनी रही है। कि जब तक आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा या बहुतों को पता भी होगा कि ये यूरोप, आज का यूरोप ये नहीं था जब तक फ्लोरेंस में रेनेसां नहीं आया था। और जब फ्लोरेंस में रेनेसां आया और मार्टिन लूथर ने चर्च में कील डाली है, उसके बाद जाकर के यूरोप में इन्वेंशंस की एक लहर दौड़ी। और ऐसी लहर दौड़ी कि गुटेनबर्ग ने प्रेस बनाई, गैलीलियो ने रिसर्च करी, कोपरनिकस आए, इसके अलावा न्यूटन आए और आपका आइंस्टाइन आए। और सारे के सारे जो धुआंधार रिसर्चें हुई हैं, अगर आप 400 लिस्ट उठा करके देंगे तो 400 में से शायद 350 के आसपास रिसर्च केवल जो पेटेंटेड हैं वो सारी की सारी, चाहे मोटर कार हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इंजन हो, चाहे कुछ भी हो, सारा यूरोप से निकला और पूरे वर्ल्ड में फैला। दोस्तों आज की तारीख में वही कंट्री रूल कर रहा है जिसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो वो आप रूल कर जाएंगे। अब वो ज़माने चले गए जब खेती बाड़ी या सेना से रूल किया जाता था और अपनी कंपनियां जिनके पास हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो जाकर के दूसरे देशों में भेजते हैं और वहाँ से पैसा फैच करते हैं। और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आपका जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे देश तरक्की करता चला जाता है। या फिर आपके पास आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़बरदस्त हो, तो इस तरीके से आप रूल करते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए एक साइंटिफिक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं लौट करके आता हूँ उसी टॉपिक पर कि रिलीजन और साइंस का एक एंटी है। तो जहाँ अगर आपके फैनेटिक्स पैदा होंगे, जहाँ रिलीजन मक्कार के कहना चाहिए गुंडे पैदा होंगे रिलीजन के और जात के, और जहाँ पर दंगा फसाद का माहौल होगा, वहाँ पर साइंस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब शांत सोसाइटियाँ होती हैं वहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से एक दिमाग तैयार होता है। शांत दिमाग चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। जब दंगा फसाद और ये सब चीज़ चल रही होती है, मज़े की बात है, लड़ने वाले जो किताबों के लिए होते हैं उन्होंने वो किताबें खुद नहीं पढ़ी होती हैं कभी भी, जो इन किताबों के लिए वो लड़ रहे होते हैं आपस के अंदर। और जब तक हम साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, स्पोर्ट्समैन, इस तरीके के मेंटल एक्टिविटी करने वाले लेखक, कथाकार, चित्रकार, संगीतकार, साहित्यकारों का सम्मान करना शुरू नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी में एक मैसेज नहीं जाएगा कि हम R&D कैसे करें, कैसे अपने आप को वैज्ञानिक तैयार करें, कैसे उठाएं। क्योंकि दुनिया विज्ञान पर ही चल रही है और विज्ञान से ही आगे उठेगी। या 10 मिनट, आप 3 मिनट मैं कह सकता हूँ गारंटी से, शायद 1 मिनट भी आप विज्ञान के बिना नहीं जिंदा रह सकते। तो विज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साइंटिफिक टेम्पर, इसको बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। और साइंटिफिक टेम्पर और अंधविश्वास, इन दोनों की सीधी सीधी लड़ाई है। तो या तो हम साइंटिफिक टेम्पर के लोग पैदा कर लें या फिर अपने अंधविश्वासी पाखंडी लोग पैदा कर लें। तो इस बारे में भी हम सारी सोसाइटी को बहुत डीप से सोचना होगा कि हम किस तरीके की तरह डायरेक्शन में बच्चों को ले जाएंगे और किस डायरेक्शन में हम खुद चलेंगे, कि हमें किस तरीके की चीज़ों की और पैसे की और दिमाग को किस डायरेक्शन में खर्च करने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों एक हमारी सोसाइटी में ओबीडियंस को बड़ा जोर दिया जाता है कि मतलब सवाल ना उठाओ, जबकि विज्ञान शुरू ही सवाल से होता है। तो हमारे यहाँ इस बात पर बड़ा जोर मिल रहता है कि भाई सवाल मत उठाओ, जो कहा जा रहा है वो मान लो, ऐसा चला आ रहा है, ट्रेडिशन से हो रहा है, इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। जबकि विज्ञान उठता ही सवाल से है और यहीं से आती है रेबेलियस पर्सनैलिटीज़। क्योंकि जो सोसाइटी जितना अधिक सवाल उठाती है, जितना अधिक तर्क वितर्क करती है, जितना अधिक सोचती विचारती है, जितना अधिक चिंतन मनन करती है और ट्रेडिशन से चली आई चीज़ों को जितना चैलेंज करती है, उतना ही अधिक वो तरक्की करती है। तो दोस्तों एक हमारी सोसाइटी ऐसी डेवलप करनी होगी जहाँ पर खुलापन का माहौल हो, जहाँ पर अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आज़ादी हो। जितना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अधिक व्यक्ति सोचेगा और आगे बढ़ेगा। तो एक रेबेलियस नेचर जो कि सोच में हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक इस्टेब्लिशमेंट में जो कुछ भी एक साइंटिफिक तरीके से जो नहीं चल रहा है उसके लिए चैलेंज करें और जो हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ अपने लाएँ, जिसमें कि हम कुछ नया सोचें, नया करने की हमारे पास एक वो हो और कुछ जूझ जाने की क्षमता हो हमारे पास नई अपनी रिसर्च को लेकर के। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर दोस्तों एक हमारे यहाँ की हमें बिग कॉर्पोरेट्स तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैंने जो वीडियो के शुरू में आपको कुछ कॉर्पोरेट्स गिनाए थे वो सारे के सारे वो थे जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो किसी देश में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तैयार जब हो जाते हैं तो उसका एक इंडिकेशन ये जाता है, क्योंकि वो बड़े कॉर्पोरेट्स जब R&D को डेवलप करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में R&D हमारा फैलती है। तो उससे लोगों के लिए एक मैसेज जाता है कि मतलब R&D जब हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो नए नए आइडियाज़ आते हैं और कई सारे आइडियाज़ हमारे सफल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिग कॉर्पोरेट्स तैयार करें। इट इज़ जस्ट लाइक रादर देन ओनली क्वालिफाइंग एंड हैविंग अ मैरी, कि कुछ क्वालिफाई हो गए खाली ओलंपिक के लिए और ताली बजा ली, उसके बजाय हमें गोल्ड मेडल्स और मेडल विनर्स के लिए और ज़्यादा पुश करना चाहिए। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे वो अच्छी अच्छी सैलरी भी देते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के लिए इंडक्ट भी करते हैं और R&D पर पैसा भी ज़्यादा अच्छा खर्च करते हैं। तो हमें एक छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे हैं, पर हमें कुछ अब बिग कॉर्पोरेट्स भी तैयार करने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊपर को लेकर के जाएँ। फिर दोस्तों हमारे क्रिएटिव एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है, पर मेरा मानना है कि इसके लिए और अधिक पुश दिया जाए। हालांकि ये इसकी स्कीम्स चल रही हैं, लोगों के आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं, बच्चों के क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। जैसे कि इजराइल में सीड मनी चलती है, जहाँ से अपना वैज्ञानिक बुद्धि के लिए कुछ सीड मनी दे करके या फिर इंसेंटिव्स और अपना इंडस्ट्री डालने के लिए अच्छे पैसे
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सब में गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया अच्छा कर भी रही है, पर थोड़ा सा और किया जाने की आवश्यकता है। स्किल्स डेवलप करने की आवश्यकता है और स्किल को एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ आएँ और अधिक से अधिक खुलें। और इस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हम कुछ मार्क्स भी अपने ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि नॉर्मल तरीके से हमने मार्क्स ले लिया, नॉर्मल तरीके से पढ़ लिया, पर जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जो क्रिटिकल तरीके से सोचेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और लोगों को अडॉप्ट कर सकती है, जिसमें क्रिटिकल तरीके से सोचने वालों के लिए और अधिक एक्स्ट्रा इंसेंटिव रहे और एक पर्कुलेट हो सोसाइटी के अंदर की क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चले आ रही परंपरा काफ़ी नहीं रहेगी, हालांकि ऐसा आज के ज़माने में हो भी गया है, पर वो पर्कुलेट होना चाहिए मार्क्स के सिस्टम के द्वारा भी, और लोगों को पुश दिया जाना चाहिए। R&D पर हमारा थोड़ा और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और अभी अधिक से अधिक रिसर्च, नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव वही सब हों। और पर्सनालिटी जो है हमारी, उसका सेलिब्रेशन केवल कुछ गिने चुनी फील्ड्स में ना हो कि केवल हमने एक क्रिकेट और उसके भी कुछ बल्लेबाजी खाली ली और वो भी केवल एक दो कुछ टीमों के लिए, उनको भी सेलिब्रेट करते रहे इस देश की आबादी में। हमें अपने दिमाग को डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, अलग अलग साइंटिस्ट के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, डिफरेंट डायरेक्शन में जितने हम डायमेंशन हमने खोल सकते हैं, जितनी अधिक हम पर्सनैलिटी देश में डेवलप करेंगे, उतना अधिक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारा ब्रेन लेवल है वो ऊपर उठेगा, और उतना अधिक और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमें भी कुछ इन फील्ड्स में करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, और हमें इस डायरेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।